हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। और आज जरूर थोड़े से परेशान भी होंगे, ये मैं मान सकता हूँ, जान सकता हूँ, आपकी आदतों को देख सकता हूँ। बच्चे बहुत परेशान इस वजह से हो सकते हैं। परेशानी वाली बात इसलिए कही है कि यूपी पुलिस में आज 60,000 वैकेंसीज का नोटिफिकेशन निकल चुका है। वाकई इतनी यार भर्तियां एसएससी जीडी में देखने को नहीं मिलती, जिसमें पूरे भारत के लिए रिजर्व वैकेंसीज होती हैं, हर स्टेट के लिए। अकेले एक राज्य में 60,000 भर्तियां अगर निकली हैं तो ना केवल यूपी स्टेट के बच्चों की बल्कि अदर स्टेट के बच्चों की नजरें भी इस पर जरूर रहेंगी। क्या अदर स्टेट वाले बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं? जी हाँ, अदर स्टेट वाले सभी बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं यूपी पुलिस वाले को। यहाँ हाइट भी कम चाहिए, एसएससी जीडी के मुकाबले 168 सेंटीमीटर हाइट ही यहाँ है। और बस आपके यहाँ जीडी में 18 से 23 एज चाहिए, यहाँ 18 से 22 ही है जनरल के लिए। और चूंकि अगर आप अदर स्टेट से हो तो यहाँ जनरल में ही काउंट होगे। अगर आपकी जनरल की एज होगी तो ही आप यूपी में फॉर्म भर पाओगे। अब फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं? 27 दिसंबर से बच्चों फॉर्म शुरू हो रहे हैं। बिल्कुल। तो अब परेशानी ये है, मैं परेशानी वाली बात इसलिए कह रहा हूं आप लोगों के सामने परेशानी वाली बात बच्चों इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बच्चा कंफ्यूज हो गया है, स्पेशली यूपी का बच्चा, कि अब मुझे यूपी पुलिस की तैयारी पे ध्यान देना चाहिए या एसएससी जीडी की तैयारी पे ध्यान देना चाहिए। तो भाई, यूपी पुलिस और एसएससी जीडी कोई से भी अगर आप मैथ्स कर रहे हो, चाहे यूपी पुलिस से कर रहे हो चाहे एसएससी जीडी से कर रहे हो, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। दोनों में मैथ्स बिल्कुल इक्विवेलेंट है, बिल्कुल समान लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। मैं कहूँगा यूपी पुलिस में एसएससी जीडी के मुकाबले बहुत आसान प्रश्न आते हैं। एसएससी जीडी में जब भी थोड़े बहुत एक आध प्रश्न, दो चार प्रश्न परेशान कर सकते हैं, यूपी पुलिस में उतना लेवल भी नहीं है मैथ्स का। 20 ही क्वेश्चन यहाँ आते हैं एसएससी जीडी में और 20 ही वहां आते हैं। यहां भी 40 नंबर का मैथ्स है, वहां भी 40 नंबर का ही मैथ्स है। हालांकि वहां सिलेबस देखोगे तो वहां लिखा रहेगा कि 37 क्वेश्चन है, 38 क्वेश्चन है, पर नहीं, क्वेश्चन मैथ्स के जो रियल में आते हैं वो 20 ही आते हैं। तो अगर आप इस बैच से कोई यूपी पुलिस का बच्चा है और तो एसएससी जीडी से मैथ्स पढ़ रहा है, तो आपको अपनी लीग से भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप एसएससी जीडी के मैथ्स से अपना यूपी पुलिस का मैथ्स पूरी तरह से कंठस्थ कर सकते हो। मेरे शब्द ले जाओ बच्चों, इन्हीं शब्दों के साथ कह रहा हूं। तो निश्चित तौर पे आप जब यूपी पुलिस में भी इसी मैथ्स से 20 में से 20 करके आओगे तो आपको ये मेरी बातें याद आएंगी। लेकिन अगर आप भटक के यहाँ से जा करके और यूपी पुलिस का बैच ढूंढूं, यूपी पुलिस का मास्टर ढूंढूं, नहीं, कोई फर्क आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अपनी तैयारी एज इट इज कंटिन्यू रखिए। अब बात आती है रीजनिंग की, तो जी हाँ, रीजनिंग में जरूर थोड़ा सा लेवल अप होता है यूपी पुलिस में। स्पेशली सिलोगिज्म वाला चैप्टर काफी पूछा जाता है ना, कथन निष्कर्ष जिसको बोलते हैं। तो वो आपको यूपी पुलिस के लिए थोड़ा सा ज्यादा कंठस्थ करना पड़ेगा। एसएससी जीडी में रीजनिंग उतने अच्छे लेवल की नहीं आती, यूपी पुलिस में थोड़ा गहराई से पढ़ना पड़ेगा। और वहां 55 क्वेश्चन भी हैं इसके रीजनिंग के। हिंदी की अगर मैं बात करूं तो हिंदी भाई एसएससी जीडी में यूपी पुलिस के मुकाबले आसान आती है। तो हिंदी भी आपको थोड़ा डीप जाना पड़ता है अगर आप यूपी पुलिस का फॉर्म भरते हैं तो एसएससी जीडी वाली हिंदी, अगर वहां 37 क्वेश्चन आएंगे यूपी में, तो आप इससे एसएससी जीडी वाले से 20-22 ही प्रश्न बना पाओगे। और अगर आप यूपी पुलिस वाले सभी चैप्टर्स पढ़ लेते हो तो 37 प्रश्नों में से 37 भी बनते हैं यूपी पुलिस में। पूरे पूरे बहुत बच्चों के सही हुए हैं पिछली बार भी। ठीक है, और फ्री में भी कंटेंट अवेलेबल है। अगर आप नहीं जुड़ना चाहते, नहीं मैं दूसरा बैच नहीं लूंगा, तो
हमारा एक टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित चैनल है, उसमें मैंने मात्र 30 से 32 वीडियो में हिंदी कंप्लीट कराई हुई है, हर एक टॉपिक हर एक वीडियो में। टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित चैनल पे आप डालिए हिंदी बाय अंकित भाटी, एक प्लेलिस्ट आ जाएगी, 30-32 शायद उसमें वीडियो है, या 29 है मेरे ख्याल से। वो हर एक चैप्टर की एक एक वीडियो है, उससे कंप्लीट कर लीजिए। यूपी पुलिस की हिंदी बाहर नहीं जाएगी। फ्री में हिंदी पढ़ने का रास्ता मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब बात करते हैं हिंदी के अलावा और किसी सब्जेक्ट की, तो बचता है जीएस। जीएस आप अगर एसएससी जीडी वाली जीएस करना चाहते हो तो थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ मिलता है। एक तो यूपी जीएस थोड़ी सी ज़्यादा पूछी जाती है, और बाकी भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंट तो है ही, क्योंकि यहाँ जीएस का अलग तरह की है और एसएससी में बिल्कुल अलग तरह की है, ठीक है। पर बाकी अगर बेसिक्स आपके जो जीएस की जनरल नॉलेज है, अगर वो क्लियर है, तो आप दोनों जगह अपने आप को इक्विवेलेंट ही फील करेंगे। हालांकि कुछ स्पेसिफिक यूपी जीएस वगैरह थोड़ी सी पढ़नी पड़ेगी अलग से, ठीक है बच्चों। गुड इवनिंग। और अब मैंने आपको आपके दिमाग में सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। अब प्लीज़ ये बात मत पूछना कि यूपी पुलिस के लिए क्या इस बैच से तैयारी हो जाएगी नहीं हो जाएगी। पूरा स्पष्ट तौर पे जो मुझे लगता था मैंने आपको बता दिया। हाँ, यूपीपी का बैच लेना जरूरी है नहीं जरूरी है, ये आप डिसाइड कर लो। आपको हिंदी मैंने बता दी, वहां से पढ़ सकते हो, फ्री में बैच नहीं लेना है तो, और बैच में लोगे तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और बैच यार 499 का, अगर आपको नौकरी मिलती है तो 499 मायने नहीं रखते। मायने तब रखते हैं जब आप बैच बैच लिए जाते हो और नौकरी मिलती नहीं है, ठीक है। चलो, तो इस बार चांस अच्छा है नौकरी लेने का, तो आप लेने की पूरा प्रयास करिए, जान लगा दीजिए जितनी लगा सकते हो। और यूपी के बच्चों को मैं कहना ही चाहूंगा कि वो एसएससी जीडी पर थोड़ा कम ध्यान करके चाहे पढ़ लीजिए सब्जेक्ट यहाँ से, पर फोकस पूरा यूपी पुलिस डाल सकते हो। हाँ बच्चों, अब है, कल मैंने जितने सवाल कराए थे वहां से आगे का बता रहा हूं। 20 लोगों का औसत 75 किलोग्राम है और 10 लोगों का औसत भार 70 किलोग्राम है। बचे हुए 5 लोगों का औसत भार 75 किलोग्राम है। अंत में बचे हुए 5 लोगों का औसत भार बताओ। टोटल देखो बच्चों, 20 का ये रहा, 10 का ये रहा, 5 का ये रहा, तो बाकी जो 5 बचे उनका क्या होगा, आप खुद बताओ। इस सवाल में मुझे क्या करना चाहिए। आया हुआ है, कुछ भी अगर आसान लगे तो भी एसएससी जीडी का ही आया हुआ है। आप एक बार मेरे को बताओ कि ये प्रश्न, और बच्चों आप ये कहो कि सर आप एसएससी जीडी के ही कराते हो सारे, यूपी पुलिस का कैसे तैयारी हो जाएगी। मैं कह रहा हूं कि जो चैप्टर मैं खत्म करता जा रहा हूं, यूपी पुलिस में आया हुआ कोई सा भी क्वेश्चन कर लेना, सारे हो जाएंगे। इनसे आसान है सब। 20 लोगों का औसत भार अगर आपको 75 दिया है, तो 20 का कुल भार मैं क्या कहूंगा, 20 का कुल भार मैं क्या कहूंगा, आप बताइए। 20 गुणा 75, 20 गुणा 75, तो बच्चों ये हो जाएगा 1500 किलोग्राम। क्या ये सबको समझ में आ गई ये बात? अब बच्चों मुझे पता है, बस देखो ये दिमाग में आपको अपने आप सेट करना पड़ेगा पहले कि हाँ मुझे करना क्या है सवाल में, और जब ये आ जाएगा करना तो फिर सवाल मुश्किल नहीं है बच्चों। तो आप पहले ही दिमाग में सेट कर लो, अच्छा मुझे ये करना है। तो देखो 20 का है, 10 का अलग दिया है, 5 का अलग दिया है, बाकी जो 5 बचे उनका बताना है। तो भाई 10 का जो आएगा प्लस 5 का जो आएगा 15 का कितना हो जाएगा, जोड़ देना। 15 वालों का 20 वाले में से घटा दूंगा, तो बाकी 5 का टोटल भार आ जाएगा, वो कुल आएगा 5 का। अब मुझे चूंकि औसत चाहिए, औसत मतलब 1 का चाहिए, जो टोटल आएगा 5 का उसमें 5 का भाग दे देना, 1 का मिल जाएगा। यही तो करूंगा कि नहीं, खुद बताओ। देखो तो भाई, तो मैं कहूंगा 10 का कुल भार बराबर 10 गुणा 70 बराबर 700 किलोग्राम। और फिर आगे अगर देखो बचे हुए लोगों में से 5 लोगों का, तो 5 का कुल भार बराबर 5 गुणा 75, तो ये आ जाएगा 375
किलोग्राम। अब मैं देखूं कि भाई साहब इन 15 का कितना हो गया, तो कुल 15 लोगों का, कुल 15 का औसत भार कितना हो गया, खुद बता दीजिए सर। इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 1075 किलोग्राम हो जाएगा। ये कितने का है, 15 का है। मुझे शेष 5 का चाहिए, तो मैं क्या करूंगा बच्चों, अगर मुझे शेष 5 का चाहिए होगा तो मैं एक ही काम करूंगा, खुद बताओ, शेष 5 का कुल भार क्या होगा, तो आप कहोगे सर 1500 में से 1075 माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा बच्चा, ये आ जाएगा 425 किलोग्राम। अब चूंकि ये कितने का है, 5 का है, और क्या है, कुल भार है, कुल है, तो भाई औसत क्या हो जाएगा, एवरेज क्या हो जाएगा इन 5 का, तो 425 बटे 5। अगर मैं देखूं 5 अट्ठे 40, फिर 2 5 पंजे 25, 85 किलोग्राम एवरेज बन गया। यही मेरा आंसर है। तो भाई बहुत आसान है ना, सबका उत्तर बिल्कुल ठीक है, सब बहुत अच्छे से कर रहे हैं। पीडीएफ नहीं मिला है करंट अफेयर्स का, ठीक है मैं बात करूंगा, ठीक है भाई, ये डाल देना ये पॉइंट। तो बी शेष 5 का अब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कैसे निकालना है हर एक बच्चे को, क्योंकि ये 5वां दिन चल रहा है एवरेज में, हर एक बच्चे को ये उत्तर लाना चाहिए था आज। अगर नहीं आया है तो इसका मतलब आप थोड़े से वीक रह गए हो, आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। चलो अब मैं आगे अगर बढ़ूं तो ये सवाल है बच्चों कि एक्स ने कुल 60 रुपए में 1 दर्जन पेंसिल और 200 रुपए में 20 कलम खरीदी। 60 रुपए में 1 दर्जन, 1 दर्जन डोजन क्या होता है बच्चों, 1 डोजन मतलब 12 पेंसिल, ये तो आपको पता ही चल रहा होगा। 200 रुपए में 20 कलम खरीदी। एक्स द्वारा खरीदी गई स्टेशनरी का कुल औसत मूल्य बताओ। एक्स द्वारा खरीदी गई स्टेशनरी का कुल औसत मूल्य। तो बच्चों कितना आसान है, क्योंकि पूरी स्टेशनरी का एक साथ बताना है, तो स्टेशनरी का तो मैं देख लूंगा। जब मुझे पता है 60 रुपए में 1 दर्जन आई है, तो 60 रुपए तो मेरे यहाँ खर्च हो गए। 200 रुपए में 20 कलम आई है, तो भाई 260 रुपए का सौदा आया है। मुझे एवरेज निकालना है, तो एवरेज के लिए मैं क्या कहूँगा, कुल मूल्य बटे कितनी चीजों का मूल्य है, तो यानी कुल पेंसिल, भाई स्टेशनरी का देखना है, पेंसिल का औसत तो लाना नहीं, कुल पेंसिल प्लस कुल कलम, तो दोनों चीज आ जाएंगी स्टेशनरी में, तो सबको ही एक साथ इसलिए जोड़ना पड़ेगा कि स्टेशनरी का एवरेज पूछा है। तो कुल मूल्य कितना हुआ सर, 60 रुपए प्लस 200 रुपए, और बटे कुल स्टेशनरी कितनी हुई कि 12 तो सर पेंसिल हो गई, और कलम कितनी हो गई, 20 हो गई। तो मैं कहूंगा सर ऊपर 260 और नीचे मैं बोलूंगा तो ये 32 हो गई। अब अगर भाग दोगे तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, तो 8 पॉइंट, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 1 25, 252। अब 8 बचेगा, 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा तो 32 दूनी 64। 8.2 कहाँ आ रहा है, तो मैं इसको लगा दूं 8.2, आगे मुझे देखना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। 8.2 आगे भाग जाएगा इसमें भी, तो 250 जो कुछ आएगा मैं उसको उत्तर कर दूंगा। देखो 32, भाई 32 का ही तो भाग दे रहा हूं, 32 अट्ठे, और ये आएगा 8 दूनी 16, 8 ते 24, 256, 4 बचा, 4 में ओ 1 आएगा, सॉरी मेरा भाग गलत है। 8 पॉइंट, रुक जाओ बच्चों, 8 पॉइंट, क्योंकि 256 हो गए, 40 आया तो एक बार जाएगा, 8.1, तो ये आएगा उत्तर, डी आएगा, डी। बिल्कुल सही है आप, बिल्कुल सही है आप, मेरा ही गलत था। अब आगे बच्चों, कल से यानी मंडे से क्रिसमस डे से दिन बहुत अच्छा है, तो भैया क्रिसमस डे से
आपका चैप्टर नया शुरू हो रहा है जिसको बोलते हैं रेशो एंड प्रपोर्शन। अगर आप पुराने मतलब नए बच्चे जुड़े हो, बीच चैप्टर में जुड़े हो, तो आप मंडे से क्लास देखना, अगर लाइव देखना है तो एक एक बात समझ में आएगी। अब उन बच्चों को मैं कहना चाहता हूं जो शुरुआत तो मेरे चैप्टर्स के साथ कर देते हैं, आपको अंत तक ऐसे ही देखना होगा चैप्टर, आपकी सारी समस्याएं उस चैप्टर की खत्म हो जाएंगी बच्चों, है ना। तो चलिए आज हम कई तरह के क्वेश्चन लाए हैं, तरह तरह की शकल के क्वेश्चन लाए हैं, और आज मैं आपको खूब परेशान करने वाला हूं। अब देखो 8 संख्याओं का एवरेज 44 है। यदि प्रत्येक संख्या में y जोड़ा जाता है तो 47 बन जाता है। देखो 44 है औसत हर संख्या में। देखो एक बात बताओ, पहले इस सवाल से अलग मैं कुछ पूछना चाह रहा हूं। जैसे कोई संख्या 12 एवरेज है, 12 है, या 12 किसी संख्या का एवरेज है, तो हम कहते हैं 5 संख्या 12 एवरेज है, और इसके प्रत्येक पद में 2-2 जोड़ दें, 2-2 जोड़ दें, 2-2 जोड़ दें, तो एवरेज पता कितना बढ़ जाएगा? 2 ही बढ़ जाएगा। अब इसका एवरेज 14 आएगा, आप चेक कर लेना, क्योंकि अभी जुड़ के 60 थे तो अभी 70 हो जाएंगे। 70 में 5 का भाग दूंगा क्योंकि 5 संख्या, तो 14 एवरेज आ गया। ये 12 था, 2-2 जोड़ दिया तो दुगुना। तो बच्चों जो भी प्रत्येक संख्या में होता है उतना एवरेज में होता है। वो मैंने क्या बोला, जो काम प्रत्येक संख्या के साथ हुआ समझ लो वो एवरेज में हो रहा है। तो वही मैं आपको बोल रहा हूं कि देखिए अगर एवरेज 44 है और ये काम कर रहा है प्रत्येक संख्या में, तो समझ लीजिए एवरेज में ही जुड़ रहा है। तो ये 44 प्लस y हो रहा है एवरेज। तो न्यू एवरेज अब ये होगा, जो काम प्रत्येक संख्या में हो रहा हो यहां होता है। अब पर ये तो यूं कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में y जोड़ा जाता है, भैया y जोड़ा जाता है और एवरेज 47 बन जाता है। तो मैं यूं ना कहूंगा कि ये एवरेज जो 44 प्लस y हो गया था, वही y जोड़ा प्रत्येक संख्या में, तो एवरेज भी 44 प्लस y हो गया। अब ये कह रहा है नहीं वो तो 47 हुआ है, तो 44 प्लस y बराबर 47, ये भी तो वही बात कह रहा है। तो y फिर कितना रहा होगा? तो आप कहोगे सर y रहा होगा 3, y रहा होगा 3। देखो प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा गया होगा तभी तो 47 बना होगा। अगर एवरेज 44 है, प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ें जो एवरेज 47 बन जाए? प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दो, एवरेज 47 बन जाएगा। तो बच्चा बहुत आसान सवाल है ये। अब जैसे ये कहता कि 8 संख्याओं का एवरेज ये है, प्रत्येक संख्या में कितना जोड़े? बच्चों मैंने दूसरा तरीका भी कर लेंगे हम, वो कोई दिक्कत नहीं है। प्रत्येक संख्या में 44 है, प्रत्येक संख्या औसत 44 है, और प्रत्येक संख्या में y से गुणा कर दी। अब आप समझना, गुणा कर दी और एवरेज बन गया 88। तो आप बताओ प्रत्येक संख्या में, यानी इसको गुणा कर दी 44 को। अब 44 को कितने से गुणा करूं जो 88 बन जाए? आपके 2 से, तो y 2 हो गया। जो काम प्रत्येक संख्या में हो रहा है समझ लीजिए वही एवरेज में हो रहा है। प्रत्येक संख्या मतलब एवरेज। ठीक है, ये इतनी सी बात है बस। अब आप कहो सर इसको तरीके से कर दो, भाई तरीके से, ये तो मैंने ट्रिक बताई। अब अगर मेथड करने लगूं, मेथड, तो मेथड भी आप बहुत आराम से बता दोगे। देखो कैसे, कि देखो मेथड बता रहा हूं। अब 44 8 का योग क्या होगा? 8 संख्याओं का योग, क्योंकि आपने यही किया होगा, मुझे पक्का पता है। 44 गुणा 8, 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 3 35, 352 इन 8 का योग बन गया। अब ये कह रहा है प्रत्येक संख्या में y y y y, कितनी संख्या है? 8 है। तो प्रत्येक संख्या में अगर y जोड़ दूं, प्लस प्लस, प्रत्येक संख्या में अगर मैं y जोड़ दूं, तो y जोड़ दूं प्रत्येक संख्या में, अगर मैं y जोड़ दूं प्रत्येक में y, तो y कितनी जगह जोड़ना पड़ेगा? सर एक y का ही 8 गुना कर दो, 8 जगह जोड़ना पड़ेगा क्योंकि 8 संख्या है, 8y होगा बराबर। अब नया एवरेज 47 बन गया। तो नया एवरेज मतलब 47, तो नया योग क्या बन जाएगा? 47 गुणा 8, क्योंकि 8 संख्याओं का ही
औसत है ये। तो नया योग ये रहा, पुराना योग ये रहा, 352 तो यही है, और इसमें हर संख्या में y जोड़ा तो 8y जुड़ गया। यहां से y की वैल्यू निकाल लो। तो ये मैं करूंगा तो 8 सत्ते 56, 8 चौक 32 और 5 37, 376, 352 प्लस 8y। अब जो 24 दे रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, 8y नहीं कर रहे, वो सिर्फ y कर रहे हैं। y अकेला नहीं जुड़ा है, y 8 जगह जुड़ा है, हर संख्या में 8 संख्या, तो y y y y कितने y हो गए, 8y, इसलिए आया 8y। ठीक है, अब अगर मैं तरीके से बोलूं तो 8y इज इक्वल टू 376 माइनस 352, ये पक्षांतर का रूल जानते होंगे। 8y इज इक्वल टू 24 और y इज इक्वल टू 24/8, तो y की वैल्यू 3। भाई ये ऐसे करें पढ़े लिखे बच्चे, और मैंने ये सवाल आपको मुजबान ही बता दिया, तो आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, मैंने ट्रिक बताई है इसकी। वीडियो रुक रहा है, वीडियो तो नहीं रुक रहा होगा बच्चों। करंट अफेयर्स की क्लास कब से चल रही है बेटा, 20 तारीख से चल रही है, शाम को 9 बजे या 9:30 बजे, देख लेना है। तो ये रही y, इस तरीके से आप y की वैल्यू ले आएंगे। मैंने दोनों मेथड बता दी। अब अगले सवाल पे आते हैं बच्चों। पति व पत्नी की औसत आयु 27 वर्ष है। जब बच्चे का जन्म हुआ तो पति पत्नी के बच्चे की वर्तमान आयु 21 वर्ष थी। बच्चों एक बार यहां थोड़ा ऊपर टांग लो इस सवाल को तो अच्छे से। भाई साहब रुक जाओ यार, थोड़ी देर यहीं रुके रहो। ये ठीक है, अब मैं इस सवाल को आपको बताऊं और आप लोग भी बहुत अच्छे से सुनेंगे, मुझे पूरा पक्का भरोसा है ही आप इतने अच्छे। पत्नी प्लस पति, ऐसा सवाल आ जाए तो खुश हो जाओ, पति पत्नी का जोड़ा देखने को मिल रहा है। औसत 27 वर्ष है, 27 दूनी 54 वर्ष। ये 54 क्यों कर दिया 27 का, क्योंकि बच्चों ये पति और पत्नी का एवरेज है, एवरेज है। अब इसमें हो सकता है पति 30 का हो, पत्नी 24 की हो, 30 24 दोनों की जोड़ोगे 54/2, 27, ऐसे ही एवरेज आया होगा। अब वो कुछ और भी हो सकते, दोनों 27 27 के भी हो सकते हैं, पर अगर 27 एवरेज है तो उनका योग जरूर 54 रहा होगा, क्योंकि ये 2 लोग हैं, तो मैंने योग ही निकाला है, 27 दूनी 54। अगर ये 3 लोग का एवरेज होता तो 27 दिया 81 में कर रहा होता। अब आगे, जब बच्चे का जन्म हुआ तो पति पत्नी व बच्चे की वर्तमान आयु 21 वर्ष है। बच्चे का जन्म कुछ दिन बाद हुआ होगा, ठीक है, लेकिन जब भी हुआ तो भाई बच्चा भी है, पति भी है, पत्नी भी है, ठीक है। तो ये जो है 21 वर्ष है, तो 21 तिया 63, तीनों की औसत आयु 63। बहुत सही है सर, बहुत बढ़िया है। अब आप कहो सर बच्चे की उम्र तो 63 में से घटा दो, नहीं, लेकिन अब ये जो बोला है बच्चों, ये इसने बताया है क्या कि ये जो है कब कितने दिन बाद बच्चा हुआ है, कुछ बता सकते हो क्या? अब हम यहां पर देखें कि अगर बच्चों ये हमें अपने दिमाग से लगाना पड़ेगा यहां से सवाल, क्योंकि बच्चे तीनों की मिला के 63 है, बच्चे की वर्तमान आयु क्या है? उनकी ओरिजिनल एज 54 थी, मैंने मान लिया बच्चा 2 साल का। ध्यान देना बच्चों, अब मुझे ऑप्शन से चलना है कि अगर बच्चा 2 साल का है, बच्चा 2 साल का, भाई पहले उनकी उम्र अपनी कितनी थी पति पत्नी की, आप कहोगे सर 54, लेकिन अगर 2 साल का बच्चा तो 2 साल बाद हुआ होगा बच्चा, उस टाइम पे पति पत्नी भी 2-2 साल ज्यादा हो गए होंगे, तो जो 54 थी वो 2 पति की बढ़ी 2 पत्नी की, तो यानी ये दोनों भी 58 के हो गए होंगे 2 साल बाद। तो ये 63 बैठनी चाहिए, 2 साल का बच्चा और पति पत्नी की उम्र, क्या ये 63 बैठ जाएगी? आप कहोगे नहीं, तो ये उत्तर भी नहीं है, ऑप्शन से चेक करना ये। अब मैं मान लू 4 साल है बच्चे की उम्र, आप यहां रखिए बच्चे की उम्र को, बच्चा लिया मैंने 4 साल का, मुझे 63 बैठाना ही है दोनों की,
पति की, पत्नी की प्लस बच्चे की। अब बच्चा कितने साल का, मेरी जद्दोजहद इस बात पे, मैंने सोचा अब के 4 साल मान के देखता हूं बच्चे को। अगर बच्चे को 4 साल मानूंगा तो 4 साल बाद पति और पत्नी की भी 4 साल बाद ही देखूंगा, क्योंकि जब बच्चा हुआ, बच्चा देखो पति पत्नी और बच्चे की उम्र अब ये है, और जब बच्चा नहीं था तब ये थी। अब जब बच्चा आ गया है 4 साल बाद ही आया, क्योंकि बच्चा तो 4 साल का हो लिया, तो 4 साल बाद ये भी बढ़ेंगे। तो भाई 4 साल दोनों की में जुड़ेगी, 4 इसमें 4 इसमें, यानी 8 जुड़ जाएगी। तो ये दोनों मिला के कितने के हो जाएंगे सर, ये तो 62 के हो जाएंगे। तो फिर तो बच्चा और पति पत्नी कितने के होने चाहिए थे सर, ये तो फिर 66 का। अगर यहां 66 होता तो बच्चा 4 साल का ही आता। तो इसका मतलब ये उत्तर भी नहीं है, क्योंकि इससे आ रहे हैं 66। अब एक सवाल की जगह हमने कई सवाल कर लिए, जब जितने ऑप्शन चेक कर रहे हैं उतने सवाल कर लिए, समझ लो। और ऑप्शन का मेथड बहुत अच्छा मेथड माना जाता है। अब मैं मान लू बच्चे की उम्र 3 साल, भाई ये भी गलत हुआ मेरा। अब मैं देख रहा हूं 63 कैसे आएगी। तो अगर बच्चा 3 साल का है और पति और पत्नी, क्योंकि 54 तो दोनों थे, अब 3 साल का बच्चा हुआ तो दोनों कितने कितने के हो जाएंगे, 3 ये बढ़ेगा 3 ये बढ़ेगी, तो टोटल 54 में 3 नहीं जुड़ेगा 6 जुड़ेगा। वो 3 पति बढ़ेगा 3 पत्नी बढ़ेगी 3 साल बाद। ऐसा तो है नहीं एक की उम्र बढ़ेगी दूसरी बिल्कुल स्टेबल रहेगा। तो ये 60 के हो जाएंगे, क्योंकि ये 54 प्लस 6 हो जाएंगे। तो ये हो गए कितने के, 60 के। और बच्चा 3 का है ही, क्या दोनों की मिला के 63 आ गई जी, आ गई। आ गई तो किससे आई, 3 इयर्स का बच्चा मानने से आई। तो ये बहुत सेफली ये क्वेश्चन ऐसे लग जाएगा, जिसका ये बहुत आसान तोड़ है, बहुत आसान मेथड भी है ये, अगर इसको ऐसे किया जाए तो। ठीक है, चलो अब अगले सवाल पे आता हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। एक सवाल ऐसे होता है कि 4 साल पहले, ये आसान होता है, इसमें ऑप्शन की जरूरत नहीं है। जहां ये कह दे 2 साल पहले शादी हुई थी, 2 साल पहले बच्चा हुआ था, या बच्चा 2 साल का है, तो वो आसान होता है। लेकिन जिसमें ना बच्चे की उम्र दी हो और ये खुद ही पूछ ले कितने साल पहले शादी हुई थी, ये भी ना बताया हो, जैसा पिछला था, वो थोड़ा मुश्किलों में आता है सवाल। ये आसान में आता है, मुश्किल में आता है तो वहां ऑप्शन की हेल्प लेनी पड़ती है। ठीक है, चलो अब यहां इस सवाल को करते हैं, और मुझे लगता है कि अब आप बहुत सारे बच्चे इस सवाल को धो डालेंगे। पति पत्नी की औसत आयु जिनका विवाह 4 साल पहले हुआ था, आज से 4 साल पहले, विवाह के समय 25 वर्ष थी। अब विवाह के समय उनकी उम्र 25 वर्ष थी, तो यानी पति, विवाह के समय लिख रहा हूं, विवाह के समय पति प्लस पत्नी दोनों मिलाकर कितने साल के थे बच्चों, तो भैया 25 दूनी 50 वर्ष के रहे होंगे दोनों मिलाकर के। 25 गुणा 2 50 वर्ष के रहे होंगे, ये बात क्लियर है। तो भाई इनका जो विवाह था ना वो 4 साल पहले हुआ था, लेकिन ये वर्तमान में कितने के हो गए फिर बताओ। तो वर्तमान में कितने होंगे, पति प्लस पत्नी, बताओ वर्तमान में कितने, पति पत्नी वर्तमान में कितने होंगे, क्योंकि 4 साल पहले तो ये 4 कम का होगा, ये भी 4 कम की होगी। अब तो 4 साल बीत गए हैं इन बातों को, तो 4 इसकी में जुड़ेगा 4 इसकी में जुड़ेगा, तो इसका मतलब है 50 प्लस 4 दोनों की में क्यों जुड़ेगा, क्योंकि भैया दोनों ही बढ़ेंगे। 50 के अगर ये थे 4 साल पहले, तो दोनों ही 4 कम के रहे होंगे। और बच्चों मैं कहूंगा कि ये 58 ईयर्स के रहे होंगे, बिल्कुल। तो पति और पत्नी दोनों मिला के 58 ईयर्स के थे, बिल्कुल सही है बच्चों। अब अगर मैं देखूं कि भाई 4 साल पहले हुआ था, वर्तमान में दोनों 58 साल के हैं, और पति पत्नी और उनका जो पुत्र है इस टाइम तीनों मिलाकर के उनकी औसत आयु 20 वर्ष है। तो अब वर्तमान में ही है ना, ये है बोल रहा है तो वर्तमान में,
तो वर्तमान में 3 लोग मिलके कितने के हो जाएंगे? पति, पत्नी प्लस बच्चा, पुत्र प्लस पुत्र। तो यानी बच्चों तीनों का एवरेज 20 है, तो 20 इंटू 3 यानी 60 ईयर्स। अगर ये 60 के हैं 3 लोग, पति पत्नी 58 के हैं, ये हमें पता है वर्तमान में कि ये दोनों मिला के 58 के हैं, तो बच्चा कितने साल का बचा? आप खुद ही कह दोगे कि जो इनका पुत्र है वो 60 माइनस 58 का बचा होगा, यानी 2 साल का। तो यहां ऑप्शन की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, अगर ये बातें हमने समझ ली तो। बहुत आसान ये सवाल हो जाएगा बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम जाते हैं तो बहुत बहुत आसानी से आप नेक्स्ट क्वेश्चन बता पाओगे। चलिए देखते हैं कि एक परीक्षा में छात्रों के एक समूह के अंकों का एवरेज 64 है। चलिए यदि 20% छात्रों के, अब बच्चों ये परसेंटेज में जो छात्र आ गए ना, तो हो सकता है ये परेशान करें आपको कि सर ये परसेंटेज में क्या आ गया, ये कौन सी चीज आ गई, ये तो समझ ही नहीं आ रही है। तो बहुत आसान है, आप देखोगे ना क्वेश्चन को तो देखते ही हल हो जाएगा। अब चूंकि हमें छात्रों की संख्या चाहिए, ये परसेंटेज नहीं चाहिए, यही तो मतलब अब तक हमने छात्रों की संख्या पढ़ी है। तो भाई आप छात्र ना, जब भी परसेंटेज आ रहा है तो आप ये कह सकते हो माना छात्र 100 है, 100 मान लो, बहुत आसान हो जाएगा सवाल। तो अगर आपने 100 छात्र टोटल मान लिए, तो 20% छात्रों का एवरेज अगर 91 दिया है, तो ये 20% 100 का मान के चलोगे तो 20 ही हुआ। और ये 25% छात्रों का एवरेज ये है, तो ये 25 ही छात्र हुए, इसलिए ही तो मैंने 100 माना है। अगर मैं इसको 50 मानता तो 50 का मुझे 20% निकालना पड़ता, वो 10 होता। तो इसलिए संख्या ऐसी मानो जिसका मुझे परसेंटेज ही ना निकालना पड़े। 100 का 20% 20 हो गया, तो इसलिए बच्चों मैंने इसको 100 माना है। ठीक है, चलो अब मेरे को बहुत आसान आसान चीजें दिख रही हैं इस सवाल को करने के लिए। परीक्षा में छात्रों का एक समूह है, तो छात्र समूह 100 का मैंने मान लिया। तो भाई कुल अंक, तो कुल अंक कितने हो गए परीक्षा में? तो आप कहोगे सर कुल अंक कितने छात्र थे? सर 100 का कुल अंक, क्योंकि मैंने 100 ही मान लिया टोटल, तो 64 इंटू 100, तो बच्चा 6400। हाँ सही है यार, ये तो बहुत आसान हो गया। अब बच्चों 20% छात्रों का औसत 91 है, तो भैया 20 का कुल अंक कितना हो गया? आप भी बता दोगे 20 गुणा 91। अब आप कहोगे सर ये 25 का हो गया फिर तो? हाँ जी बिल्कुल, 25 का कुल अंक कितना हो गया? सर 25 गुणा 31। तो भाई ये गुणा भी कर लोगे आप बहुत बढ़िया से, 1820, और ये अगर मैं गुणा करूंगा तो 25 तिया 25 से कम 25 और 25 ती 75 और 2 77, 77। ठीक है, 775। बच्चों ये क्वेश्चन अब आपने बहुत आसान बना लिया। अब बस एक बात पूछी गई है, तो शेष छात्रों के अंकों का एवरेज बताओ। तो बच्चों टोटल हमें कितने छात्रों का एवरेज मिल गया? ये टोटल योग मिल गया, तो मैं कहूंगा सर ये 45 का हो गया। तो इस बात को मैं ये लिख सकता हूं कि 45 का कुल अंक कितना बैठेगा। तो हमने इन दोनों को सिर्फ जोड़ देना है, इन दोनों को। तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो 7 2 9, 8 7 15 का 5 और ये 2, 2595, ये 45 छात्रों का होगा। मुझे बताना क्या है कि शेष छात्रों का, तो शेष कितना बचा? टोटल छात्र थे 100, 45 का मेरे को वो दिया हुआ है, तो 55 बचेगा। अब 55 का यानी शेष 55 का टोटल कुल अंक कितना बचेगा? तो आप कहोगे सर 6400 में से माइनस कर देंगे 2595। ये बात समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। अब इसको अगर मैं घटाऊंगा तो कितना बचेगा बच्चों?
तो ये बचेगा 2805। ठीक है, यही बैठेगा ना, तो ये आप आराम से कह सकते हो 2805। ठीक है, अब मुझे चूंकि एवरेज चाहिए इन 55 का, तो 2805 कितनी संख्याओं का योग है, कितने छात्रों का योग है सर? 55 का। इसलिए मेरे को 55 का इसमें भाग दे देना है। 5 से काट लूं 11 बार, 5 पंजे 25, 5 0 हो गया, और ये 3 5 छेंगे 30, 5 एकम 5, 11 से और काट दीजिए, 11 पंजे 55, एक मेरे ख्याल से थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक कर दी है बच्चों। ये क्वेश्चन अगर कहीं भी देखिए, कहीं कहाँ पे आपको मिस्टेक दिखाई दे रही है, क्या आप कैलकुलेशन मिस्टेक पकड़ सकते हो? मेरे ख्याल से मुझे ठीक ही लग रहा है यार। 18 7 25 95, 26 800, ठीक है, नहीं ये 38 आएगा मेरे ख्याल से ना, 3800, 3805, 38 और प्लस 25 यानी 38 58, हाँ सही है बिल्कुल। तो ये 2805 ना होकर के 3805 होगा बच्चों, और 55 का हम इसमें भाग कर रहे होंगे कि 5 सत्ते 35, 3 5 छिंगे 30, 761, 11 छिक्के 66, 10 बचेगा, 10 बचेगा तो 111 101 हो जाएगा, 11 99, 69 पॉइंट समथिंग यानी 69.2। ठीक है, बिल्कुल सही, 3805। बहुत बढ़िया से आपने बात पकड़ ली है। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन भी आपने देखा, ये परसेंटेज में जरूर दिया था, पर ये भी बहुत आसान था, ये भी बहुत आसान था। जैसे ही हमने इसको 100 माना, सवाल खत्म होता चला गया। अब अगले क्वेश्चन की बारी है, देखते हैं कि क्या आता है। ठीक है भाई, तो एक परिवार का औसत, बच्चों मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों के द्वारा ही हल हो, तो ये बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी, और मुझे लगता है कि हर एक बच्चा इस प्रश्न को बना सकता है। ठीक है बच्चों, एक बात बताओगे क्या कि जैसे देखो, इसमें एक लॉजिक लगेगा, बस एक छोटा सा लॉजिक जो आपको करेगा कि हाँ ये बात तो सही है। जैसे हमारे घर में अगर हम 700 रुपये खर्च करें, ठीक है, और हमें पता चले कि 700 मैं खर्च करता हूं हर महीने, और मैं 500 रुपये कमाता, 500 रुपये मैं जो है उस महीने की बचत करता हूं। 700 रुपये मैं खर्च करता हूं, 500 की बचत कर लेता हूं। तो मेरी इनकम क्या है, मेरी इनकम बताओ। तो 700 खर्च किए, 500 बचा लिए, तो मेरी इनकम क्या रही होगी सर? दोनों को जोड़ दीजिए। मासिक इनकम जो होती है वो व्यय यानी जो खर्चा है प्लस बचत। तो आप ये बात लिख सकते हो सर, जो व्यय मासिक आय होती है ना, क्योंकि मासिक आय पूछी है, तो मासिक आय या मंथली इनकम जो होती है ना, वो होती है खर्च प्लस बचत, दोनों को जोड़ दिया जाता है बच्चों। तो ये बहुत आसान चीज बन जाती है, खर्च प्लस बचत। बहुत बढ़िया से आप इस बात को समझ पाएंगे। अब ये सवाल देखो कैसे आपके सामने दुम हिला के भागता है। एक परिवार का एवरेज, एक परिवार की एवरेज मासिक आय, मासिक व्यय, व्यय मतलब खर्चा, एक्सपेंडिचर, ऊपर देखोगे ये रहा खर्च है, ये इसको खर्च बोलते हैं बच्चों। 2 महीने के लिए, प्रथम 2 महीने के लिए 8160 है। ठीक है भाई, ये जो खर्च है ना, ये 2 महीने का खर्चा दे रखा है। अगले 5 महीने का खर्चा, फिर क्योंकि बात सिर्फ खर्चे की चल रही है, मासिक व्यय की, पहले 2 महीने में ये खर्चा, अगले 5 महीने में ये खर्चा, अगले 5 महीने में ये खर्चा। तो कुल खर्चा बता दो, तो वर्ष का कुल खर्चा बता दो, उसका वर्ष का कुल खर्च बता दीजिए बच्चों कितना होगा। तो आप कहोगे सर 8160 रुपए, ये 2 महीने का है। अगले 5 महीने के लिए 12,000
12,780 रुपए, यानी 12,780 रुपए अगले 5 महीने में उसने खर्च किया। ये औसत मासिक व्यय है। ओहो हो, तो इसमें बच्चों चूंकि ये 2 महीने का, ये भी जोड़ना पड़ेगा, और चूंकि ये 5 महीने का है, इसमें 5 की भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। और ये है 14,280, ये भी चूंकि औसत है, औसत मासिक व्यय, ये महीने का है, औसत भी ना लगाए तो ये महीने का है, और 5 महीनों के लिए यही है मासिक व्यय। ठीक है, तो इसमें भी 5 की मल्टीप्लाई, तो कुल खर्चा अगर मैं देखूंगा तो ये कितना बन जाएगा, तो ये भाई गुणा करनी पड़ेगी आपको। 2 0 0, 2 छिक्के 12, 2 एकम 2 और 1 3, 2 अट्ठे 16। ठीक है, कुछ गलती होगी तो आप रोकिएगा। 5 0 5 अट्ठे 5 सत्ते 35 और 4 39, और बचा 12 पंजे 60 और 3 63, 63,900 प्लस इसको भी जोड़ दूं तो 5 0 0, 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10 और 4 14, और 14 पंजे 70 और 1 71, 71,400। अगर मैं सारा जोड़ दूं तो क्या आएगा बच्चों, जीरो कितनी 1, फिर 2 और 0 और 0 2, फिर कितना 3 और 9 12 और 4 16, और फिर 6 और 1 7 16 वाला 7 7 और 3 10 और 1 11, 1 और 1 2 और 6 8 और 7 15, तो 1,51,620 रुपए पूरे साल का खर्चा है। अब वो कहता है कि भैया पूरे वर्ष में बचाता भी इतना है, तो पूरे साल का खर्चा, मासिक ही क्यों कहो, ये इनकम कहो, आय, आय बराबर खर्च प्लस बचत। अब मैं चूंकि मेरे को आय बतानी है, तो ये जो आय आएगी ये भी वार्षिक आय आएगी, तो वार्षिक इनकम क्या होगा, वार्षिक खर्चा प्लस वार्षिक बचत, तो वार्षिक खर्च 151,620 प्लस वार्षिक बचत 66,300। अब ये बच्चा खर्च और बचत अगर मैं जोड़ूंगा, 0 और 2, फिर 3 और 6 9, और फिर 6 और 1 7, और 6 5 11, और ये 2, ये आ गया बच्चों क्या, वार्षिक इनकम। अब चूंकि ये वार्षिक इनकम है तो इसलिए उत्तर नहीं मिलेगा, हमें पूछिए मासिक इनकम। अब मैं क्या कर दूं, क्योंकि मुझे मासिक इनकम चाहिए, ये वार्षिक है, तो मासिक लाने के लिए मेरे को 12 का भाग देना होगा इसमें, तो 12 का भाग करके मेरे को उत्तर बता दीजिए कितना आएगा। 12 एकम 12 भाग दे रहा हूं, 12 एकम 12, फिर 9 बचेगा 97, 97 तो 12 अट्ठे 96, 1 बचेगा 12 एकम 12, 19 हो गया ना, तो 7 12 छिंगे 72 और 0, 18,160 रुपए इस सवाल का आंसर होगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, 18,160 इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों एक बार और। चलिए ये क्वेश्चन अब आप लोग बनाइए। 80 छात्रों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं, ठीक है, 30 लड़के हैं, तो कितने लड़के हो गए, कितनी लड़कियां होगी, टोटल है 80 छात्र, लड़के कितने हुए सर 40%, लड़कियां हैं तो 60% लड़के होंगे। अब 80 का 40 निकालोगे तो 32 लड़की हो गई, 32 गर्ल्स हो गई, और बाकी बचे सब लड़के हैं तो ये बॉयज हो गए। बहुत सही। चलो लड़कों का औसत भार ये दे रखा है आपको, बहुत सही है, और कक्षा का औसत, छात्रों का औसत भार 54, तो ये कितने छात्रों का है, 80 का, 80 का वो है, लड़कों का ये है, ठीक है। तो भाई शेष लड़कियों का औसत भार बता दो। कितना आसान है बच्चों कि भाई साहब ये दिया है कि 80 का कुल कितना हो गया, पहले 80 का देखो, लड़के प्लस लड़कियां सब मिला करके, तो हम देखेंगे 80 का ये हो जाएगा 54, 80 इंटू 54। चलो अब
इसकी गुणा करूंगा 0, 8 चौक 32, 8 पंजे 40 और 3 43, यानी 4320 ये हो जाएगा। आज कैलकुलेशंस थोड़ी सी लंबी हैं, वो आपको दिख रही होंगी और ये करनी पड़ेंगी, इससे बचा नहीं जा सकता, ना कोई बचा है आज तक। चलो तो अब ये लड़कों का देखते हैं, तो लड़के हैं 48, तो 48 बॉयज का कुल भार कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये भी आपको पता है 48 में मल्टीप्लाई हो जाएगी जितना उसका 55.5, ये मल्टीप्लाई आपको करनी ही पड़ेगी। तो आप प्लीज करिएगा, ये मल्टीप्लाई कितनी बैठेगी जल्दी से बताएंगे आप लोग, कितनी ये मल्टीप्लाई बैठ जाएगी। ठीक है, मैं लिख देता हूं आपके सामने 48 इंटू 55.5, यानी 2664, बहुत सही है। चलो, और अब लड़कियों का कैसे निकालेंगे सर, 80 लड़कों के में से 48 लड़कों का घटा दीजिए, बाकी बची 32 लड़कियों का भार आ जाएगा। तो 32 लड़कियों का या गर्ल्स का कैसे निकालूंगा मैं, गर्ल्स का आएगा सर 4320 माइनस 2664, यही करना होगा। तो ये कितना बैठेगा, 10 में से 4 गए 6, यहां होगा बच्चों 11 में से 6 गया 5, यहां देखेंगे तो 12 में से 6 गया 6 और ये 3 में से 2 गया 1, 1656। 1656 32 गर्ल्स का है। अब चूंकि मुझे एवरेज चाहिए, तो एवरेज के लिए जितनी लड़कियों की संख्या है तो उतने का भाग दे दिया जाता है। और अब ये उत्तर आपका क्या आ जाएगा, अगर मैं मैच कराने लगूं तो 1656 अपॉन 32, 51.75, 51.75 इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो ये रहा डी ऑप्शन। और एक लास्ट क्वेश्चन आज का ले लेते हैं, और मुझे लगता है फिर आपको भी कोई दिक्कत नहीं है और आपको भी सारे क्वेश्चंस करने आ जाएंगे इस चैप्टर के, और मुझे भी ये लगेगा कि अब बच्चों ने बहुत अच्छा सीखा है। ठीक है बच्चों, तो एक उद्यान में कोशिश करिएगा सब लोग इस क्वेश्चन को पकड़ने की। एक उद्यान में एक सप्ताह के दिनों में औसतन 30 बच्चे खेलते हैं और सप्ताह अंत में औसतन 60 बच्चे खेलते हैं। सप्ताह अंत यानी सप्ताह का जो अंतिम दिन है उस दिन और 60 बच्चे खेलते हैं, यानी एक दिन ऐसा है महीने में जिस दिन 60 बच्चे खेलते हैं, और वो भी औसतन। तो यानी सप्ताह जितने भी होंगे और उसका अंतिम दिन भी देखा जाएगा। तो अब ये यहां पर कहता है शनिवार से शुरू होने वाले बच्चों, ये इसने मान लिया है वीकेंड, और वीकेंड को ये माना जाता है कि संडे ही वीकेंड का लास्ट डे है। ठीक है, वीक का एंड वाला डे इसने माना है इसको। बाकी बच्चों वीकडेज हैं जिसमें वो सप्ताह के दिनों यानी वीकडेज। तो वीकडेज में 30 बच्चे पर डे, यानी जो वीकडे हैं हमारे वो तो होंगे सप्ताह में 6 दिन, और एक जो सप्ताह अंत है उस दिन होंगे 60 बच्चे। तो शनिवार से अगर कोई महीना शुरू हो रहा है, और कौन सा महीना है, जून का, तो 1 तारीख को अगर शनिवार है तो 2 को संडे होगा। तो इस महीने में पूरे 5 सप्ताह अंत पड़ेंगे, यानी 5 हमारे सप्ताह का लास्ट डे पड़ेगा, वीकेंड पड़ेगा, क्योंकि शुरुआती महीना वीकेंड से हो रहा है। आप क्यों सर सैटरडे संडे 2 दिन नहीं ले सकते वीकेंड, नहीं, इसको ऐसे नहीं मानना है बच्चों। तो यहां वीकेंड यानी सप्ताह का अंत, जिस पे हो रहा हो वही सप्ताह अंत है। ठीक है, अब वो मानता है वीकेंड बहुत सारे लोग कहते हैं कि सप्ताह का पहला दिन संडे है, बहुत सारे लोग कहते हैं सप्ताह का पहला दिन मंडे है। ठीक है, अब इस विवाद में हम पढ़ते ही नहीं। अगर हम संडे भी सप्ताह का पहला दिन मान लें तो वीकेंड हमारा सैटरडे हो जाएगा, वीकेंड फिर सैटरडे पे होगा, और सैटरडे से ये शुरू हो रहा है तो 5 सैटरडे भी इसमें पड़ेंगे। और वीकेंड आप संडे पे करते हो, मंडे से शुरू करते हो, तो भी संडे भी इसमें 5 पड़ जाएंगे। तो हर हाल में वीकेंड इसमें 5 ही होंगे।
अब पांच वीकेंड है, उस वीकेंड के दिन 60 बच्चे खेलते हैं पूरे मैदान में। 30 दिन है महीने के, 30 दिन है, तो 5 तो वीक एंड हो गए, वीक एंड यानी सप्ताह अंत कह दीजिए, हिंदी में ही कह देता हूं, सप्ताह अंत। और बाकी जो 25 दिन बच गए वो सप्ताह के दिन बच गए, वीकडेज बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर आपको बस इतना ही देखना है कि जो बच्चे हैं, 30 बच्चे जो खेलते हैं वो तो 25 दिन खेलेंगे, 25 दिन खेलेंगे, और जो 60 बच्चे खेलते हैं वो केवल 5 दिन खेलेंगे पूरे महीने में, क्योंकि 5 वीकेंड पड़ेंगे। वीक का जो लास्ट पड़ेगा वो 5 दिन होंगे। ऐसे वही समझाने में मैंने इतना समय लिया है आपको। अब बच्चों, उसने बोला है कि जून के महीने में उद्यान में प्रतिदिन खेलने वाले बच्चों की औसतन संख्या, तो टोटल संख्या पूछिए, तो कुल कितने बच्चे हो गए पूरे महीने के। अगर मैं देखूं 25 दिन के ये रहे, 5 दिन के ये रहे, तो 750 प्लस 300, तो मैं कहूंगा कि बच्चा 1050 ये हो जाएगा क्या, कुल। अब चूंकि मुझे बच्चों की औसतन संख्या देखनी है, बच्चों की औसतन एक दिन में देखनी होगी, तो इनका एवरेज देखना होगा। ये तो पूरे मंथ के हैं ना बच्चों, मंथ में कुल, जून में कुल, तो एक दिन का एवरेज लाने के लिए मुझे 30 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि वो औसतन संख्या पूछी है, प्रतिदिन की पूछी है, तो एक दिन के लिए पूरे जून का मुझे भाग देना होगा, अर्थात 35 इस सवाल का सही उत्तर होगा। ये है इस सवाल का करेक्ट आंसर। और मुझे लगता है कि आप सब लोगों ने अब इस चैप्टर को बहुत अच्छे से सीख लिया होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं लास्ट में करने के लिए, मुझे लगता है कि हर एक बच्चा इसको कर लेगा। HW और अंत भला तो सब भला, ये अंतिम क्वेश्चन है इस चैप्टर का। और इसको करके जो फीलिंग आएगी ना, वो ऐसे आएगी कि जैसा चैप्टर हमारा बहुत अच्छा गया है। ठीक है, और ये सवाल आसान नहीं है, मतलब ऐसा ही है जैसा होना चाहिए था, और ये हर एक बच्चे को करना ही करना है। SSC GD में आया हुआ भी है 2023 में। ठीक है, चलो बहुत सही, बहुत बढ़िया। आज की क्लास बच्चों हम खत्म करेंगे, और अब मंडे शुरुआत होगी आपकी रेशो एंड प्रोपोर्शन से। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।